मुंबई की हलचल भरी सड़कों के बीच वस्त्रा एम्पायर की गगनचुंबी इमारत गर्व से खड़ी थी, जहां फैशन की दुनिया के बड़े फैसले लिए जाते थे। उस चमक धमक वाली लॉबी में अनन्या नाम की एक साधारण लड़की खड़ी थी, जिसने सूती साड़ी और कंधों पर एक पुराना झोला लटका रखा था। उसके चेहरे पर गांव की सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसे वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे। वह वहां अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने और न्याय की तलाश में वाराणसी के छोटे से गांव से आई थी। रिसेप्शन पर बैठी आधुनिक युवतियों ने अनन्या को सिर से पैर तक देखा और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगीं, क्योंकि वह इस आलीशान जगह के लिए पूरी तरह से अनफिट लग रही थी। उनके लिए वह सिर्फ एक गरीब ग्रामीण लड़की थी, जो शायद रास्ता भटक गई थी या सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए वहां आई थी। अनन्या ने उनकी कड़वी मुस्कुराहटों की परवाह नहीं की और शांति से आगे बढ़ते हुए अपना पुराना पहचान पत्र दिखाया, जो उसकी मां के पुराने संबंधों की एकमात्र निशानी थी और उसे अंदर जाने का अधिकार देती थी। तभी वहां माया का प्रवेश हुआ, जो वस्त्रा एम्पायर की मुख्य डिजाइनर थी और अपनी क्रूरता और घमंड के लिए पूरी कंपनी में जानी जाती थी। माया के ऊंचे सैंडल की आवाज पूरी लॉबी में गूंज रही थी, और उसने जैसे ही अनन्या को देखा, उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ दिखने लगे। उसने अनन्या के पुराने झोले की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा कि इस कचरे को यहां से तुरंत बाहर निकालो, क्योंकि यह जगह केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनों और अमीरों के लिए बनी है, न कि किसी मामूली गांव वाली के लिए। अनन्या ने माया की आंखों में सीधे देखते हुए बिना किसी डर के कहा कि कपड़ों की कीमत उनके रेशों से नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले के हुनर से तय होती है, जिसे शायद आप भूल गई हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक पल के लिए खामोश कर दिया, क्योंकि किसी ने भी माया के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अनन्या जानती थी कि उसे अपनी जगह बनाने के लिए अपमान के इस कड़वे घूंट को पीना होगा और अपनी काबिलियत को साबित करना होगा, जो उसने सीखी थी। उसी समय लिफ्ट के दरवाजे खुले और विक्रम मल्होत्रा बाहर आए, जो इस विशाल साम्राज्य के सीईओ थे और जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर तनाव था, क्योंकि कंपनी एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे को लेकर संकट में थी और समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। विक्रम की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को बदल दिया और माया की ऊंची आवाज अचानक गायब हो गई, क्योंकि वह भी उनके गुस्से से डरती थी। उन्होंने अनन्या को देखा, लेकिन कुछ बोले बिना सीधे अपने स्टूडियो की ओर बढ़ गए। डिजाइन स्टूडियो के अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था, जहां दर्जनों दर्जी और डिजाइनर एक फटे हुए महंगे गाउन को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वह गाउन एक फ्रांसीसी क्लाइंट के लिए बनाया गया था, लेकिन आखिरी समय पर एक बड़ी गलती की वजह से वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसे सुधारना असंभव लग रहा था। विक्रम ने अपनी महंगी घड़ी की ओर देखा और चिल्लाकर कहा कि अगर यह ड्रेस अगले 1 घंटे में ठीक नहीं हुई, तो कंपनी का नाम हमेशा के लिए डूब जाएगा और सब खत्म होगा। अनन्या स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी होकर उस गाउन को ध्यान से देख रही थी, और उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगीं, जैसे वह हवा में अदृश्य सुई चला रही हो। उसने महसूस किया कि कपड़े का रेशा एक खास तरीके से कटा है, जिसे सामान्य सिलाई से ठीक करना नामुमकिन था, लेकिन उसकी आंखों में एक गुप्त समाधान दिख रहा था। वह चुपचाप आगे बढ़ी और उस भीड़ को चीरते हुए उस मेज के पास पहुंच गई जहां वह कीमती गाउन रखा था। उसकी इस बेबाक हरकत ने वहां मौजूद सभी डिजाइनरों को चौंका दिया। माया ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की और चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेशकीमती कपड़े को छूने की, जबकि तुम इसके धागे की कीमत भी नहीं जानती। उसने सुरक्षा गार्डों को बुलाने का आदेश दिया ताकि अनन्या को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उसे डर था कि अनन्या कुछ गड़बड़ कर देगी।
विक्रम ने अपनी गहरी आंखों से इस पूरे दृश्य को देखा और उसे अनन्या की आंखों में वह शांति दिखी जो उस कमरे में मौजूद किसी और के पास नहीं थी। विक्रम ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया और कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उनका यह व्यवहार सबके लिए बहुत ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। उन्होंने अनन्या की ओर देखा और पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे ठीक कर सकती हो, जबकि मेरे सबसे अच्छे डिजाइनर हार मान चुके हैं? अनन्या ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया कि हुनर महलों का मोहताज नहीं होता, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इसे बेहतर बना सकती हूं। विक्रम ने उसे अंततः एक मौका दिया। अनन्या ने अपना झोला खोला और उसमें से एक छोटी सी पीतल की सुई निकाली जो बरसों पुरानी थी, लेकिन उसकी चमक आज भी नई जैसी बनी हुई थी। उसने कपड़े को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस रेशम के साथ संवाद कर रही हो जिसे कोई और नहीं देख सकता था। वहां खड़े लोग हंसने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह देहाती लड़की अब इस कंपनी का मजाक बनवाएगी, लेकिन अनन्या का ध्यान केवल उस फटे हुए रेशम पर केंद्रित था। समय बीत रहा था और विक्रम के फोन पर बार बार अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के संदेश आ रहे थे जो इस देरी से बहुत नाराज लग रहे थे और सौदे को रद्द करने की धमकी दे रहे थे। माया ने मन ही मन प्रार्थना की कि अनन्या असफल हो जाए ताकि वह दोष उस पर मढ़े सके और अपनी नौकरी बचा सके जो इस समय खतरे में थी। पूरे कमरे में केवल घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी और सभी की सांसें अनन्या की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। वह बस पत्थर की तरह शांत खड़ी रही। अनन्या ने अपनी मां की सिखाई हुई उन बातों को याद किया कि जब कपड़े में दरार आती है तो उसे केवल धागे से नहीं बल्कि आत्मा के धैर्य से जोड़ा जाता है। उसने उस धागे को पहचाना जो उस गाउन के आधार को संभाल रहा था और जिसे बाकी लोग पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे क्योंकि वे केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते थे। उसका मन पूरी तरह शांत था और उसकी उंगलियों में एक जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी जो सदियों के पारंपरिक ज्ञान से उपजी थी, जिसे दुनिया भूल चुकी थी। जैसे ही उसने पहला टांका लगाने के लिए हाथ उठाया, माया ने फिर से बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की एक तीखी नजर ने उसे अपनी जगह पर जमने के लिए मजबूर कर दिया। अनन्या की सुई बिजली की गति से कपड़े के बीच से गुजरी और वहां मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आया कि उसने क्या किया और कैसे किया। यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि जो चमत्कार होने वाला था वह सबकी कल्पना से परे था और जो कंपनी के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। माहौल में भारी तनाव था। विक्रम ने महसूस किया कि यह लड़की कोई साधारण ग्रामीण नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है जो उसकी कंपनी के भविष्य से जुड़ा हो सकता है। उसने अनन्या के चेहरे की दृढ़ता को देखा जो उसे उसके अतीत के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद दिला रही थी जिसे वह बहुत पहले खो चुका था। अनन्या का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उसने अनजाने में ही विक्रम के कठोर दिल में एक छोटी सी जगह बना ली थी जिसे वह खुद भी उस समय स्वीकार नहीं करना चाहता था। वस्त्रा एम्पायर की कांच की खिड़कियों से मुंबई की डूबती हुई सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे अनन्या के चेहरे पर एक दिव्य आभा दिखाई दे रही थी जो बहुत सुंदर थी। स्टूडियो में रखे महंगे कंप्यूटर और आधुनिक सिलाई मशीनें उस पुरानी पीतल की सुई के सामने फीकी पड़ रही थीं, जो अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी थी। अनन्या ने कपड़े के अंतिम छोर को पकड़ा और अपनी उंगलियों के बीच उसे एक खास कोण पर घुमाया ताकि वह फटे हुए हिस्से को पूरी तरह से ढक सके। उसने सोचा कि अगर वह आज यहां सफल हो जाती है तो वह न केवल अपनी मां का नाम रोशन करेगी बल्कि उन सभी गांव वालों को भी जवाब देगी जो उसे कमजोर समझते थे। उसकी आंखों में जलती हुई वह ज्वाला उसके संघर्षों की कहानी कह रही थी जो उसने वाराणसी की तंग गलियों में बुनकरों के बीच रहकर अपनी पूरी जिंदगी में बिताई थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा आसमान था, जिसकी उड़ान आज इस एक पल से शुरू होने वाली थी और वह तैयार थी। माया ने चुपके से अपने फोन से प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक को एक संदेश भेजा कि योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है,
और वस्त्रा एम्पायर जल्द ही बाजार से बाहर हो जाएगा। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वह जिस लड़की का मजाक उड़ा रही है वह उसकी पूरी सल्तनत को हिलाने की ताकत रखती है। माया के स्वार्थ ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी, जबकि अनन्या पूरी ईमानदारी और सेवा भाव के साथ अपना काम कर रही थी। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि क्या यह लड़की वास्तव में वह चमत्कार कर पाएगी जिसकी उसकी कंपनी को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, या यह सब केवल एक भ्रम है। उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आईं कि असली रत्न अक्सर कोयले की खानों में पाए जाते हैं, और शायद अनन्या वही अनमोल रत्न थी जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने तय किया कि अगर अनन्या सफल होती है तो वह उसे इस कंपनी में वह सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है, चाहे फिर दुनिया कुछ भी कहे। स्टूडियो में मौजूद हर व्यक्ति अब अनन्या की हर छोटी से छोटी हरकत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे कुछ ऐतिहासिक देख रहे हैं। अनन्या ने सुई को कपड़े के आर पार इतनी सफाई से निकाला कि वहां एक भी निशान नहीं बचा, और कपड़े का रंग पहले से भी ज्यादा निखर कर सामने आने लगा था। माया का चेहरा अब डर के मारे सफेद पड़ने लगा था, क्योंकि उसे अपनी हार और अनन्या की जीत साफ तौर पर नजर आने लगी थी। अनन्या ने अंतिम गांठ बांधी और धीरे से गाउन को मेज पर फैला दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह अब एक उत्कृष्ट कृति थी। विक्रम ने अपनी नजरें उस गाउन से हटाकर अनन्या पर टिकाईं और उसकी आंखों में एक अनकहा सम्मान और जिज्ञासा थी जो पहले कभी किसी के लिए नहीं देखी गई थी। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी थी और अनन्या के रहस्य अभी पूरी तरह से खुलने शेष थे, जिसे सबको जानना था। अनन्या की सादगी के पीछे छिपा वह असाधारण कौशल अब सबके सामने उजागर हो चुका था, लेकिन उसने इसे बहुत ही सहजता से लिया, जैसे यह उसके लिए सामान्य हो। वहां मौजूद अन्य डिजाइनर अब अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रतिभा का अपमान किया था जो उनकी समझ से बहुत ऊपर थी। विक्रम ने आगे बढ़कर गाउन को छुआ और पाया कि सिलाई इतनी मजबूत और बारीक थी कि वह मूल डिजाइन से भी अधिक सुंदर और टिकाऊ बन गई थी। माया ने अंतिम प्रयास करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक तुक्का है और यह लड़की हमारे ब्रांड की गरिमा को नहीं संभाल सकती, क्योंकि इसका पहनावा और ढंग बहुत खराब है। विक्रम ने माया को चुप कराते हुए कहा कि ब्रांड की गरिमा कपड़ों से नहीं, बल्कि उस कला से होती है जो अनन्या ने अभी दिखाई है। उन्होंने अनन्या की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसका नाम पूछा, और जब उसने अपना परिचय दिया तो विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह उनके बीच एक नए रिश्ते की पहली किरण थी। पूरे कमरे में अब अनन्या के लिए एक नई तरह की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, जो अब तिरस्कार की नहीं, बल्कि प्रशंसा और ईर्ष्या की मिश्रित भावना थी। अनन्या ने अपना झोला उठाया और वहां से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया और उसे अपनी मुख्य टीम का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यहां नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक वादा पूरा करने आई है जो उसने अपनी दिवंगत मां से किया था। उस शाम मुंबई की ठंडी हवाओं के बीच अनन्या जब इमारत से बाहर निकली तो वह अब वही मामूली गांव वाली नहीं थी जिसने वहां कदम रखा था। उसने वस्त्रा एम्पायर की नींव हिला दी थी और विक्रम मल्होत्रा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के मन में हलचल पैदा कर दी थी, जो किसी के लिए कुछ नहीं महसूस करता था। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले थे, क्योंकि माया जैसे लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। अगली सुबह वस्त्रा एम्पायर के गलियारों में केवल अनन्या की चर्चा हो रही थी, जिसने रातों रात अपनी किस्मत बदल ली थी। कर्मचारी कोनों में फुसफुसा रहे थे कि कैसे एक गांव की लड़की ने मुख्य डिजाइनर माया को नीचा दिखाया और सीईओ विक्रम मल्होत्रा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अनन्या इन बातों से बेखबर अपने काम में जुटी थी, क्योंकि उसे पता था
कि यह तो केवल एक छोटी सी जीत है। उसके सामने अभी बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं, क्योंकि माया जैसे लोग अपनी हार को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करते। माया अपने कैबिन में गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उसने अनन्या को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक नई योजना बनाई थी। उसने अपने वफादार सहायकों को आदेश दिया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार किए गए मुख्य संग्रह के साथ छेड़छाड़ करें, ताकि अनन्या पर दोष मढ़ा जा सके। उसे विश्वास था कि अगर इस बार कोई बड़ी गलती हुई तो विक्रम अनन्या को कभी माफ नहीं करेंगे और उसे कंपनी से निकाल देंगे। माया की आंखों में नफरत की चमक थी और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। विक्रम अपने ऑफिस की बड़ी कांच वाली खिड़की से शहर को देख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में बार बार अनन्या का चेहरा घूम रहा था। उन्होंने अपने निजी सचिव को अनन्या के अतीत के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें उसकी सादगी के पीछे कोई गहरा रहस्य महसूस हो रहा था। अनन्या का हाथ चलाने का तरीका और उसकी आंखों की गहराई किसी साधारण बुनकर जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक राजसी और अनुभवी कलाकार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह उसे समझना चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय करीब आ रहा था और पूरी दुनिया के बड़े फैशन पत्रकार वस्त्रा एम्पायर के हॉल में जमा होने लगे थे। माहौल में एक अलग ही बेचैनी थी, क्योंकि आज कंपनी को एक नया और क्रांतिकारी डिजाइन पेश करना था जिस पर उसका भविष्य टिका था। विक्रम मंच के पीछे की तैयारियों का जायजा ले रहे थे और उनकी नजरें बार बार अनन्या को ढूंढ रही थीं, जो चुपचाप कोने में अपना काम कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ जाल बिछाया जा चुका है। अचानक मुख्य मॉडल ने चिल्लाते हुए बताया कि उसके गाउन का मुख्य रेशमी धागा अंदर से पूरी तरह से कटा हुआ है और वह इसे पहन नहीं सकती। यह वही गाउन था जिसे शोस्टॉपर के रूप में पेश किया जाना था और जिसके बिना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजाक बनकर रह जाती। माया ने तुरंत नाटक शुरू किया और सारा दोष अनन्या पर डालते हुए कहा कि उसने ही कल रात इस कपड़े के साथ छेड़छाड़ की होगी। हॉल में मौजूद सभी लोग अब अनन्या को संदेह की नजर से देखने लगे थे। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और अनन्या की ओर मुड़कर उसकी सफाई मांगी, जो बिल्कुल शांत थी। अनन्या ने बिना डरे कहा कि उसने किसी कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वह इसे अभी और इसी वक्त ठीक कर सकती है अगर उसे मौका मिले। माया जोर से हंसी और उसने चुनौती दी कि अगर वह इसे एक सेकंड में ठीक नहीं कर पाई तो उसे जेल जाना होगा। यह एक असंभव शर्त थी जिसे सुनकर सब दंग रह गए। अनन्या ने चुनौती स्वीकार कर ली और वह मॉडल के पास गई, जो घबराहट के मारे कांप रही थी, क्योंकि मीडिया के कैमरे अब उनकी ओर मुड़ने लगे थे। उसने अपने हाथ में एक विशेष चांदी का तार लिया, जो उसकी मां ने उसे विरासत में दिया था और जिसे वज्र सूत्र कहा जाता था। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चलीं कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की आंखें उस गति को पकड़ नहीं पाईं और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। वह धागा हवा में एक बिजली की तरह कौंधा। ठीक 1 सेकंड के भीतर अनन्या ने उस कटे हुए हिस्से को इस तरह जोड़ा कि वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और मजबूत दिखाई देने लगा। मॉडल और वहां मौजूद दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा जादुई हुनर पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा और पाया कि अनन्या ने वास्तव में उस असंभव काम को पलक झपकते ही पूरा कर दिया था। माया का चेहरा अब डर और शर्मिंदगी के मारे पूरी तरह से काला पड़ गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और जब वह मॉडल मंच पर आई तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा, क्योंकि वह गाउन अद्भुत लग रहा था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने उस बारीक कारीगरी की जमकर तारीफ की और पूछा कि इस महान कलाकृति के पीछे आखिर कौन सा कलाकार छिपा है। विक्रम ने गर्व के साथ अनन्या को मंच पर बुलाया और उसे पूरी दुनिया के सामने वस्त्रा एम्पायर की नई मुख्य सलाहकार के रूप में पेश किया। यह अनन्या की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट अनन्या के चेहरे पर चमक रही थी, लेकिन वह अभी भी वैसी ही सरल और गंभीर बनी हुई थी जैसी वह आई थी। उसने माइक हाथ में लिया और कहा कि भारत के गांवों में
ऐसी कई कलाएं छिपी हैं जिन्हें दुनिया ने अभी तक पहचाना नहीं है। उसकी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिल को छू लिया और सोशल मीडिया पर वह देखते ही देखते एक वैश्विक सनसनी बन गई। विक्रम ने महसूस किया कि अनन्या उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी। उस रात विक्रम ने अनन्या को अपने निजी केबिन में बुलाया और उससे उसकी मां के बारे में सच्चाई पूछी, क्योंकि वह अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि उसकी मां कभी इस कंपनी की सबसे बेहतरीन कलाकार थीं, जिन्हें धोखाधड़ी से बाहर निकाला गया था। विक्रम को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों ने अनन्या के परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने अब उस गलती को सुधारने का फैसला किया। अनन्या ने बताया कि उसकी मां की मौत गुमनामी में हुई थी, लेकिन उन्होंने मरते समय उसे यह जादुई हुनर सिखाया था ताकि वह अपना हक वापस पा सके। विक्रम ने अनन्या का हाथ थामा और वादा किया कि वह उसे वह सारा सम्मान और अधिकार वापस दिलाएंगे जो उनसे छीन लिया गया था। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बनने लगा था जो केवल पेशेवर रिश्तों से बहुत ऊपर था और जिसमें अब प्यार की महक आने लगी थी। लेकिन दुश्मन अभी हारे नहीं थे। माया ने कंपनी के प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिला लिया था और वह अब विक्रम को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश रच रही थी ताकि वह सत्ता हथिया सके। उसे अनन्या की सफलता और विक्रम के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी से जलन हो रही थी और वह इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। उसने अनन्या के खिलाफ कुछ झूठे दस्तावेज तैयार किए ताकि उसे एक जासूस के रूप में पेश किया जा सके और विक्रम का विश्वास तोड़ा जा सके। अगले कुछ दिनों में वस्त्रा एम्पायर के अंदर एक गुप्त युद्ध छिड़ गया, जहां एक तरफ अनन्या की ईमानदारी थी और दूसरी तरफ माया का षड्यंत्र था। अनन्या ने अपनी बुद्धि और रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया ताकि वह अपनी मां की बेगुनाही के सबूत जुटा सके। उसने पाया कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला चल रहा है, जिसमें माया और उसके कुछ साथी शामिल हैं। विक्रम ने अनन्या के काम करने के तरीके को करीब से देखा और वह उसकी कार्यक्षमता और साहस से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वह बहुत निडर थी। उन्होंने अनन्या को पूरी छूट दे दी कि वह कंपनी के किसी भी विभाग की जांच कर सकती है, जिससे माया के खेमे में खलबली मच गई। अनन्या ने अपने शांत स्वभाव के पीछे एक बहुत ही तेज दिमाग छिपा रखा था, जो हर खतरे को पहले ही भांप लेता था। एक शाम जब अनन्या देर तक स्टूडियो में काम कर रही थी, तो उस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी फुर्ती से खुद को बचा लिया। उसे समझ आ गया कि उसकी जान अब खतरे में है, क्योंकि वह सच के बहुत करीब पहुंच गई थी और दुश्मन उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उसने विक्रम को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। विक्रम को जब इस हमले का पता चला तो वह बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अनन्या की सुरक्षा के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड तैनात कर दिए। उन्होंने अनन्या से कहा कि वह अब अकेली नहीं है और इस लड़ाई में वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। अनन्या ने विक्रम की आंखों में वह सुरक्षा और प्यार देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसका दिल पिघल गया। इधर माया ने अपना आखिरी पत्ता खेलने की तैयारी कर ली थी और उसने एक विदेशी कंपनी के साथ गुप्त समझौता कर लिया था ताकि वस्त्रा को दिवालिया किया जा सके। वह चाहती थी कि कंपनी की सारी गोपनीय डिजाइनें चोरी हो जाएं और इसका सारा दोष अनन्या पर मढ़ दिया जाए ताकि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अनन्या ने माया की इस योजना को अपने गुप्त सूत्रों के जरिए पहचान लिया था और वह तैयार थी। अनन्या ने विक्रम को एक गुप्त योजना बताई जिसमें वे माया को उसके ही बिछाए जाल में फंसा सकते थे और उसे रंगे हाथों पकड़ सकते थे। विक्रम ने अनन्या की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा किया और उन्होंने इस खतरनाक खेल को खेलने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे भी गद्दारों को सजा देना चाहते थे। अब सारा खेल एक बड़ी नीलामी के दिन होने वाला था, जहां कंपनी के भाग्य का फैसला होना था।
पूरी रात अनन्या और विक्रम ने मिलकर काम किया और उन्होंने कुछ ऐसे विशेष सुरक्षा कोड तैयार किए जिन्हें भेदना किसी के लिए भी नामुमकिन था और जिसे केवल अनन्या ही समझती थी। उनकी नजदीकी उस रात और बढ़ गई क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों और डर को साझा किया जो उन्होंने आज तक किसी से नहीं कहा था। अनन्या को एहसास हुआ कि विक्रम बाहर से जितने कठोर थे, अंदर से उतने ही कोमल थे। नीलामी का दिन आ गया और वस्त्रा एम्पायर के मुख्यालय में भारी सुरक्षा के बीच दुनिया भर के निवेशक और खरीदार पहुंचने लगे थे। माया बहुत आत्मविश्वास में थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो जाएगी और आज शाम तक वह इस साम्राज्य की मालकिन बन जाएगी। उसने अनन्या की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान दी, लेकिन अनन्या ने उसे एक शांत और रहस्यमयी नजरों से देखा जो माया को विचलित कर गई। विक्रम ने नीलामी की शुरुआत की और जैसे ही मुख्य डिजाइनों की प्रस्तुति शुरू हुई, माया ने अपने रिमोट से सिस्टम को हैक करने की कोशिश की ताकि सब कुछ मिट जाए। लेकिन उसने जैसे ही बटन दबाया, स्क्रीन पर उसकी अपनी ही गुप्त बातचीत के रिकॉर्डिंग्स और सबूत चलने लगे जिसने पूरी दुनिया के सामने उसकी सच्चाई खोल दी। हॉल में सन्नाटा छा गया और माया का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी। अनन्या मंच पर आई और उसने बताया कि कैसे उसने माया के हर कदम पर नजर रखी थी और कैसे उसने तकनीक और अपनी कला के मेल से यह जाल बुना था। पुलिस ने तुरंत माया को गिरफ्तार कर लिया और वस्त्रा एम्पायर के निवेशकों ने अनन्या की इस बहादुरी और वफादारी की जमकर सराहना की और उसे सम्मान दिया। विक्रम ने गर्व से अनन्या की ओर देखा और महसूस किया कि उसने आज कंपनी ही नहीं बचाई थी। माया को बाहर ले जाते समय उसने अनन्या को श्राप दिया, लेकिन अनन्या ने बस इतना कहा कि बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। विक्रम ने अनन्या के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और सबके सामने घोषणा की कि अनन्या अब इस कंपनी की केवल सलाहकार नहीं, बल्कि उसकी बराबर की साझेदार होगी। यह एक नए युग की शुरुआत थी जिसमें न्याय और प्रेम दोनों की जीत हुई। उस दिन के बाद से वस्त्रा एम्पायर में अनन्या का सम्मान और बढ़ गया और कोई भी उसे अब एक मामूली गांव वाली समझने की गलती नहीं करता था। उसने अपनी एक सेकंड की उस कलाकारी से न केवल कपड़े को जोड़ा था, बल्कि अपनी किस्मत और विक्रम के दिल को भी हमेशा के लिए जोड़ दिया था। हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। अनन्या ने वस्त्रा एम्पायर के मुख्य सलाहकार के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन उसका असली उद्देश्य अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने कंपनी के पुराने गोदामों और अभिलेखागार में घंटों बिताने शुरू कर दिए, जहां दशकों पुराने रिकॉर्ड और कपड़ों के नमूने रखे हुए थे। वह उन गुप्त निशानों को ढूंढ रही थी जो उसकी मां गौरी के साथ हुए अन्याय की गवाही दे सकें, क्योंकि उसे पता था कि सच यहीं कहीं छिपा है। धूल से भरी फाइलों के बीच उसे कुछ ऐसे बिल मिले जो रेशम की हेराफेरी की ओर इशारा कर रहे थे। महल जैसे दिखने वाले इस कॉरपोरेट कार्यालय के निचले हिस्से में एक विशाल कार्यशाला थी जिसे रॉयल वर्कशॉप कहा जाता था, जहां दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों की सिलाई होती थी। अनन्या ने वहां के पुराने कारीगरों से बात करना शुरू किया जो वर्षों से वस्त्रा एम्पायर की सेवा कर रहे थे और जिनके हाथों में हुनर का खजाना था। उनमें से कुछ बूढ़े दर्जी अनन्या की मां को जानते थे और उनकी आंखों में गौरी का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर और सम्मान तैरने लगा। अनन्या ने महसूस किया कि वहां के वातावरण में एक गहरा रहस्य दबा हुआ है। माया अभी भी कंपनी के भीतर अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर रही थी और वह अनन्या की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थी ताकि उसे रोका जा सके। उसने महसूस किया कि अनन्या केवल डिजाइनिंग में रुचि नहीं ले रही है, बल्कि वह कंपनी के उन वित्तीय रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है जिन्हें अब तक गुप्त रखा गया था। माया ने तुरंत अपने पुराने साथी और प्रतिद्वंद्वी बिजनेस टाइकून राजवीर सिंघानिया से संपर्क किया ताकि वे मिलकर अनन्या को रास्ते से हटा सकें। उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गुप्त समझौता पहले से ही चल रहा था।
विक्रम मल्होत्रा अपने केबिन से अनन्या को सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहे थे और उनके मन में संदेह और विश्वास के बीच एक निरंतर युद्ध चल रहा था। एक तरफ वे अनन्या के असाधारण हुनर के कायल थे, तो दूसरी तरफ उन्हें डर था कि वह उनके परिवार के साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया कि अनन्या की हर हरकत की रिपोर्ट सीधे उन्हें दी जाए, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के धोखे के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम का स्वभाव हमेशा से तर्कसंगत रहा था। कार्यशाला के एक अंधेरे कोने में अनन्या को एक पुराना संदूक मिला, जिसमें उसकी मां द्वारा बुने गए कपड़ों के कुछ अवशेष और एक अधूरी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्नों को पढ़ते ही अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें उस समय के प्रबंधकों द्वारा किए गए बड़े घोटालों का विस्तृत वर्णन लिखा हुआ था। उसकी मां ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उन्हें ही चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर अपमानित किया गया था। अनन्या की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और भी तेज हो गई। अनन्या ने पाया कि वर्तमान में भी वही पुरानी तकनीक अपनाकर कीमती पश्मीना और रेशम को नकली धागों से बदला जा रहा था और असली माल विदेशों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसमें कंपनी के कुछ उच्च अधिकारी और बोर्ड के सदस्य भी शामिल थे, जो विक्रम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अनन्या ने तय किया कि वह इस भ्रष्टाचार के तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। तभी वहां एक बुजुर्ग कारीगर, जिसे सब काका कहते थे, अनन्या के पास आए और उन्होंने धीरे से कहा कि तुम्हारी मां बहुत बहादुर थीं, लेकिन तुम खुद को खतरे में मत डालो। काका ने बताया कि उस रात क्या हुआ था, जब गौरी को कंपनी से निकाला गया था और कैसे सबूतों को मिटा दिया गया था ताकि कोई सच न जान सके। अनन्या ने काका का हाथ थाम लिया और उनसे वादा किया कि वह उनकी चुप्पी को अब एक न्याय की आवाज में बदल देगी। विक्रम ने उस शाम अनन्या को एक औपचारिक डिनर के लिए आमंत्रित किया, ताकि वह उसके इरादों को और करीब से जान सकें और अपनी उलझन को दूर कर सकें। डिनर के दौरान माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन अनन्या ने अपनी गरिमा बनाए रखी और उसने बहुत ही समझदारी से कंपनी की नैतिकता और कला के भविष्य पर बात की। विक्रम उसकी बातों की गहराई से दंग रह गए, क्योंकि उसने उन समस्याओं की ओर इशारा किया जिन्हें वे खुद भी महसूस कर रहे थे। उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव बदने लगा था। माया ने उस रात राजवीर के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, जिसमें वे अनन्या को एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी मामले में फंसाने वाले थे, ताकि उसे तुरंत गिरफ्तार करवाया जा सके। उन्होंने कुछ फर्जी ईमेल और दस्तावेज अनन्या के कंप्यूटर में प्लांट कर दिए, जो यह दिखाते थे कि वह कंपनी के गुप्त डिजाइन प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को बेच रही है। माया को लगा कि इस बार वह अनन्या का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी और विक्रम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। षड्यंत्र बहुत गहरा था। अगली सुबह जब अनन्या कार्यालय पहुंची, तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और सुरक्षा गार्डों ने उसके केबिन की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी, जिससे सब हैरान थे। विक्रम वहां खड़े थे और उनके हाथ में वे फर्जी दस्तावेज थे, जो माया ने बड़ी चालाकी से उनके पास पहुंचाए थे, ताकि अनन्या को गद्दार साबित किया जा सके। विक्रम की आंखों में निराशा और क्रोध का मिश्रण था, जिसे देखकर अनन्या का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन वह तुरंत संभल गई। अनन्या ने बिना घबराए विक्रम से कहा कि अगर वे इन कागजों पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें उसकी काबिलियत पर कभी विश्वास नहीं था और यह उनकी सबसे बड़ी हार होगी। उसने चुनौती दी कि वह अभी और इसी वक्त साबित कर सकती है कि ये दस्तावेज फर्जी हैं और असली गद्दार उनके बहुत करीब बैठा हुआ है, जो उन्हें लूट रहा है। विक्रम ने उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया और उसे निलंबित कर दिया गया, जिससे माया बहुत खुश हुई। अपने निलंबन के बावजूद अनन्या हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थी और उसने अपनी रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हुए एक गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन बेखबर थे। उसने अपने कुछ वफादार कारीगरों और तकनीक के जानकारों की मदद ली,
ताकि वह माया के निजी सर्वर को हैक कर सके और असली सबूतों को जनता के सामने ला सके। उसे पता था कि समय बहुत कम है और एक छोटी सी गलती भी उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। उस रात अनन्या ने वस्त्रा एम्पायर के मुख्य डेटा सेंटर में प्रवेश किया, जो बहुत ही उच्च स्तर की सुरक्षा के बीच था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से सुरक्षा कोड को क्रैक कर दिया। उसने देखा कि करोड़ों रुपए का गबन किया गया है और वह सारा पैसा माया के विदेशी बैंक खातों में जा रहा था, जिसका इस्तेमाल वह कंपनी को खरीदने के लिए कर रही थी। अनन्या ने उन सभी डिजिटल सबूतों को अपनी एक सुरक्षित ड्राइव में कॉपी कर लिया ताकि वह उन्हें विक्रम को दिखा सके। तभी अचानक अलार्म बज उठा और सुरक्षा गार्डों ने उस कमरे को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे अनन्या के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वह फंस गई। माया वहां अपनी कुटिल मुस्कान के साथ दिखाई दी और उसने कहा कि आज रात तुम्हारी कहानी का अंत हो जाएगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि तुम एक चोर हो। अनन्या ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा कि सच कभी छिपता नहीं है और आज रात असली चोर का चेहरा दुनिया देख लेगी। अंधेरे में एक परछाई उभरी और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विक्रम मल्होत्रा थे, जो अनन्या की हर हरकत पर अपनी निजी सुरक्षा टीम के जरिए नजर रख रहे थे और सब देख रहे थे। विक्रम ने अनन्या के हाथ से वह ड्राइव ली और उसे अपने लैपटॉप में लगाया, जिससे माया के सारे काले कारनामे एक एक करके स्क्रीन पर आने लगे और उसकी सच्चाई खुल गई। माया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विक्रम उसका पीछा कर रहे थे। विक्रम ने महसूस किया कि अनन्या ने जो कुछ भी किया वह कंपनी की भलाई के लिए था और उसने अपनी मां का नाम साफ करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने माया को तुरंत पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया और अनन्या से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने उस पर संदेह किया था जो गलत था। अनन्या ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि इस पद पर बैठकर किसी पर भी विश्वास करना बहुत कठिन काम होता है। इस घटना के बाद कंपनी के अंदर के कई गद्दार अधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए और अनन्या को वस्त्रा एम्पायर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अनन्या ने सबसे पहले उन कारीगरों की स्थिति सुधारी जो वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे थे और उन्हें उनके काम का सही हक और सम्मान दिलवाया। उसने रॉयल वर्कशॉप को एक आधुनिक और न्यायपूर्ण केंद्र में बदल दिया, जहां कला की पूजा की जाती थी, न कि केवल लाभ की। विक्रम और अनन्या के बीच अब कोई पर्दा नहीं था और उन्होंने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी कंपनियां डरने लगी थीं और उनकी धाक जम गई। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी मां की आत्मा को अब शांति मिली होगी, क्योंकि उसने न केवल उनका सम्मान वापस दिलाया बल्कि उनके हथियारों को भी सजा दिलवाई थी। लेकिन राजवीर सिंघानिया अभी भी बाहर था और वह वस्त्रा एम्पायर को बर्बाद करने के लिए किसी और बड़े धमाके की योजना बना रहा था। अनन्या को पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि व्यापार की दुनिया में दुश्मन कभी पूरी तरह से नहीं मरते, बल्कि वे नए रूप में वापस आते हैं। उसने अपनी रणनीति को और भी मजबूत बनाना शुरू कर दिया और कंपनी के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया ताकि कोई भी घुसपैठ न कर सके। विक्रम ने अनन्या की इस दूरदर्शिता की बहुत सराहना की और उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार और जीवन का हिस्सा मानने लगे थे। एक शाम जब वे दोनों छत पर खड़े होकर मुंबई के नजारों को देख रहे थे, तब विक्रम ने धीरे से अनन्या का हाथ थामा और उसके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। अनन्या ने उनकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो वह हमेशा से ढूंढ रही थी और उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है और अपने घर में है। उनके बीच का प्यार अब उनके काम और उनके जीवन का आधार बन चुका था, जो उन्हें और भी शक्तिशाली बना रहा था। पूरा शहर उनकी कहानी सुन रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा धमाका हुआ जिसने कंपनी के मुख्य गोदाम को दहला दिया और जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि राजवीर ने अपना हमला शुरू कर दिया था। अनन्या और विक्रम को समझ आ गया कि यह एक सीधी जंग है
और उन्हें अब अपनी पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करना होगा ताकि वे अपनी सल्तनत बचा सकें। अनन्या ने तुरंत कमान संभाली और अपने नेटवर्क को सक्रिय कर दिया ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। धुएं और आग के बीच अनन्या ने अपनी शांत बुद्धि का परिचय दिया और उसने अपनी टीम को इस तरह निर्देशित किया कि नुकसान को कम से कम किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। विक्रम ने उसके साहस को देखा और उन्हें गर्व हुआ कि उनके साथ एक ऐसी महिला खड़ी है जो किसी भी संकट से निपटने में सक्षम है और निडर है। यह हमला तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिन और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाले थे। धमाके के बाद वस्त्रा एम्पायर के गोदाम में लगी आग की लपटें आसमान छू रही थीं और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। अनन्या ने बिना समय गंवाए आपातकालीन सायरन बजाया और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए निर्देश देने शुरू कर दिए। उसकी आवाज में एक ऐसी कमान थी जिसने डर से कांपते हुए लोगों को हिम्मत दी और वे उसकी बात मानने लगे। विक्रम ने आग बुझाने वाले यंत्रों के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन उनकी नजरें हर पल अनन्या की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थीं, क्योंकि वह जान जोखिम में डालकर महत्वपूर्ण फाइलों को बचा रही थी। जब आग पर काबू पा लिया गया तो अनन्या ने मलबे के बीच जाकर सूक्ष्मता से जांच शुरू की, क्योंकि उसे यकीन था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने देखा कि आग लगने का स्रोत बिजली का पैनल नहीं था, बल्कि जानबूझकर छिड़का गया एक विशेष रसायन था जो केवल उच्च तकनीकी उद्योगों में इस्तेमाल होता था। उसकी पारखी नजरों ने वहां पड़े एक छोटे से धातु के टुकड़े को पहचाना जो राजवीर सिंघानिया की कंपनी के लॉजिस्टिक टैग का हिस्सा था। उसने तुरंत उस सबूत को अपने पास सुरक्षित रख लिया ताकि वह इसे सही समय पर सबके सामने पेश कर सके। अगली सुबह वस्त्रा एम्पायर के बोर्ड सदस्यों ने विक्रम पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया और इस नुकसान के लिए अनन्या की सुरक्षा नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। वे चाहते थे कि अनन्या को तुरंत पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक गांव की लड़की इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को संभालने के लायक नहीं है। विक्रम ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि अनन्या ने कल रात सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई उसे छू नहीं सकता। बोर्ड के सदस्य विक्रम के इस कड़े रुख से हैरान और बहुत नाराज। अनन्या ने इस अपमान का जवाब देने के बजाय एक बहुत ही गुप्त और रणनीतिक योजना पर काम करना शुरू किया, जिसे उसने ऑपरेशन सिल्क नाम दिया। उसने महसूस किया कि असली दुश्मन बाहर से ज्यादा अंदर छिपे हुए हैं, जो राजवीर को पल पल की जानकारी दे रहे थे और कंपनी की जड़ें खोखली कर रहे थे। उसने उन गरीब बुनकरों और सिलाई करने वाले मजदूरों के पास जाने का फैसला किया जिन्हें सालों से नजरअंदाज किया गया था। वह जानती थी कि कंपनी की असली ताकत इन पसीने से भीगे हुए हाथों में है ना कि वातानुकूलित केबिनों में। वह अंधेरी और तंग गलियों में पहुंची, जहां वस्त्रा एम्पायर के लिए दिन रात काम करने वाले कारीगर रहते थे, और उनकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि कैसे बिचौलिए उनका हक मार रहे थे और उन्हें घटिया माल सप्लाई करने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि वे अपनी जेबें भर सके। अनन्या ने उन सबको इकट्ठा किया और अपनी मां की तरह उनके साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। उसने उनसे वादा किया कि अगर वे उसका साथ देंगे तो वह न केवल उनकी किस्मत बदलेगी बल्कि उन्हें सम्मान भी दिलाएगी। कारीगरों ने शुरू में अनन्या पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वे कई सालों से केवल झूठे वादों को सुनते आ रहे थे और अब वे पूरी तरह टूट चुके थे। अनन्या ने वहां पड़ी एक फटी हुई साड़ी उठाई और अपनी उसी बिजली जैसी गति से उसे 1 सेकंड में सिलकर दिखा दिया, जिसे देखकर वे सब दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की उनके अपने समुदाय से है और इसके पास वह दिव्य कला है जो केवल सच्चे कलाकारों के पास होती है। अचानक उस पूरी बस्ती में अनन्या के प्रति एक अटूट विश्वास और प्रेम की लहर दौड़ गई। अनन्या ने इन कारीगरों की एक गुप्त सेना तैयार की, जो अब कारखाने के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर
नजर रखने वाले थे और उसे सीधे रिपोर्ट करने वाले थे। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपनी सिलाई के पैटर्न में गुप्त संकेत छिपा सकते हैं ताकि अगर कोई माल बदला जाए तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। यह एक ऐसा रणनीतिक जाल था जिसे राजवीर या माया के कोई भी आधुनिक सॉफ्टवेयर कभी समझ नहीं सकते थे। अनन्या का यह देसी दिमाग अब बड़े बड़े अपराधियों और गद्दारों के लिए काल बनने वाला था। इधर राजवीर सिंघानिया ने अपनी अगली चाल चलते हुए वस्त्रा एम्पायर के मुख्य कच्चे माल की आपूर्ति को पूरी तरह से बाधित कर दिया ताकि कंपनी समय पर अपना ऑर्डर पूरा न कर सके। उसे पूरा यकीन था कि बिना कच्चे माल के विक्रम मल्होत्रा का साम्राज्य कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ जाएगा और वह उसे कौड़ियों के भाव खरीद लेगा। राजवीर ने बाजार में यह अफवाह भी फैला दी कि वस्त्रा एम्पायर दिवालिया होने की कगार पर है, जिससे निवेशकों में भारी हड़कंप मच गया और शेयर गिरने लगे। विक्रम बहुत तनाव में थे क्योंकि बैंक उन्हें ऋण चुकाने के लिए नोटिस भेज रहे थे और कच्चे माल के बिना उत्पादन पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ था। अनन्या विक्रम के केबिन में दाखिल हुई और उसने एक ऐसा समाधान पेश किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और जो बहुत क्रांतिकारी था। उसने कहा कि हमें विदेशों से महंगे रेशम मंगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने गांवों में उससे भी बेहतर गुणवत्ता का खादी और हाथ से बुना रेशम उपलब्ध है। उसने उन सभी कारीगरों के गुप्त भंडार का उपयोग करने का सुझाव दिया। बोर्ड के सदस्यों ने इस विचार का मजाक उड़ाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट कभी भी गांव के बने कपड़ों को स्वीकार नहीं करेंगे और यह कंपनी की छवि खराब करेगा। अनन्या ने शांति से जवाब दिया कि असली लग्जरी वह है जिसमें कहानी और हाथ का हुनर होना, कि केवल मशीनों से बना निर्जीव कपड़ा जो हर जगह मिलता है। उसने विक्रम से कहा कि वह उसे केवल 1 सप्ताह का समय दे और वह एक ऐसा संग्रह तैयार करेगी जो पेरिस और मिलान के फैशन शो को भी मात देगा। विक्रम ने अनन्या की आंखों में वह अटूट दृढ़ संकल्प देखा जो हारना नहीं जानता था और उन्होंने उसे अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति तक पहुंच दे दी ताकि वह अपना काम कर सके। अनन्या ने उन सभी बुनकरों को मुख्य कारखाने में बुलाया और वहां एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां प्यार और कला का संगम हो रहा था। रात दिन काम चलने लगा और अनन्या खुद हर मशीन और हर धागे की निगरानी कर रही थी। वह अपनी 1 सेकंड वाली तकनीक से सबसे कठिन डिजाइनों को भी बहुत आसानी से सुलझा रही थी। तभी अनन्या को पता चला कि कारखाने का मुख्य प्रबंधक राजवीर का जासूस है और वह रात के अंधेरे में तैयार किए गए कपड़ों पर तेजाब डालने की साजिश रच रहा है। अनन्या ने उसे तुरंत पकड़ने के बजाय उसे अपनी आंखों के सामने वह अपराध करने दिया ताकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ सके और उसके आका का नाम उगलवा सके। उसने पहले ही उन कपड़ों को नकली नमूनों से बदल दिया था ताकि असली कलाकृतियां पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जब प्रबंधक पकड़ा गया तो उसने डर के मारे सब कुछ सच उगल दिया। राजवीर सिंघानिया का नाम सामने आते ही विक्रम का धैर्य टूट गया और वे सीधे उसके दफ्तर में जाकर उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि दुश्मन को मारना नहीं बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने जलील करके हराना असली जीत होती है और इसके लिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। उसने विक्रम को समझाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग की चालों से जीता जाता है और राजवीर अपनी ही चाल में जल्द ही फंस जाएगा। अनन्या ने अब एक बड़ा जुआ खेला और उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को कारखाने में आमंत्रित किया ताकि वे देख सकें कि कैसे पारंपरिक भारतीय कला का पुनरुद्धार हो रहा है। विदेशी पत्रकार उन कारीगरों की उंगलियों का जादू देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और अनन्या की उस असाधारण सिलाई तकनीक को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखते ही देखते वस्त्रा एम्पायर का नाम दुनिया भर के फैशन ब्लॉग्स और समाचारों में छा गया और जो घाटा होने वाला था वह भारी मुनाफे में बदल गया। राजवीर इस खबर से पूरी तरह पागल हो गया क्योंकि उसकी सारी योजनाएं एक एक करके विफल हो रही थीं और उसकी खुद की कंपनी के शेयर गिरने लगे थे।
क्योंकि लोग वस्त्रा की ओर आकर्षित हो रहे थे। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे अनन्या का अपहरण कर लें ताकि विक्रम को मजबूर किया जा सके कि वह कंपनी उसके नाम कर दे। उसे लगा कि एक लड़की को डराना बहुत आसान होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि अनन्या एक योद्धा है जिसने मुश्किलों में जीना सीखा है। एक शाम जब अनन्या अपने गांव के कारीगरों से मिलकर वापस लौट रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की। अनन्या ने अपनी उसी सुई का उपयोग किया जो वह हमेशा अपने पास रखती थी, और उसने उन हमलावरों के मुख्य तंत्रिका केंद्रों पर इतनी सटीकता से वार किया कि वे दर्द से कराह उठे। उसने वहां से भागने के बजाय उन गुंडों का सामना किया और उन्हें अपनी बहादुरी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विक्रम वहां अपनी सुरक्षा टीम के साथ पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि अनन्या पहले ही स्थिति को संभाल चुकी थी और उसने 2 हमलावरों को पकड़कर जमीन पर पटक रखा था। विक्रम की आंखों में अनन्या के लिए सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वह केवल कपड़ों को ही नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी बचाना जानती है। उन्होंने उसे गले लगा लिया और महसूस किया कि अनन्या के बिना उनकी दुनिया अब पूरी तरह से अधूरी है और वह उनकी ताकत है। अगले दिन अनन्या ने राजवीर की कंपनी के उन सभी वित्तीय घपलों का पर्दाफाश किया जो उसने कच्चे माल की कालाबाजारी के दौरान किए थे, जिससे सरकार ने उसकी जांच शुरू कर दी। राजवीर की संपत्ति कुर्क होने लगी और वह जो कल तक शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, अब एक अपराधी की तरह छिपता फिर रहा था। अनन्या की इस रणनीतिक जीत ने वस्त्रा एम्पायर को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और उसे गौरव दिया। अनन्या ने जीत के इस जश्न के बीच भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी और उसने सबसे पहले उन कारीगरों के लिए एक नया अस्पताल और स्कूल खोलने की घोषणा की जो उसके साथ खड़े रहे थे। उसने विक्रम से कहा कि असली सफलता वही है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके, अन्यथा सब कुछ बेकार है। विक्रम ने उसकी इस महान सोच के सामने अपना सिर झुका दिया और उसे कंपनी की पूर्ण मालकिन बनाने का प्रस्ताव रख दिया। वस्त्रा एम्पायर अब केवल एक ब्रांड नहीं था, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम बन चुका था, जिसकी प्रशंसा हर कोई कर रहा था। अनन्या ने अपनी उस 1 सेकंड की सिलाई से न केवल कपड़ों को जोड़ा था, बल्कि उसने 2 अलग-अलग दुनियाओं को एक कर दिया था, जहां अमीर और गरीब साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन उसे पता था कि शिखर पर पहुंचना जितना कठिन है, वहां बने रहना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, और वह तैयार थी। कहानी का यह अध्याय एक बड़ी जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन अनन्या की आंखों में अभी भी एक अधूरा सपना था जिसे उसे पूरा करना था, और वह था अपनी मां की पूरी विरासत को वापस लाना। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक नई यात्रा की योजना बनाई, जहां वे दुनिया भर के उन सभी शोषित कलाकारों को एक मंच पर लाने वाले थे जो अन्याय का शिकार थे। अनन्या अब केवल एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रही थी। मुंबई का सबसे आलीशान होटल ताज पैलेस आज वस्त्रा एम्पायर के वार्षिक फैशन गाला के लिए पूरी तरह से सज चुका था, जहां दुनिया भर के दिग्गज व्यापारी और फैशन के पारखी जमा हुए थे। चारों तरफ नीली और सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जो वहां मौजूद हीरे जवाहरात और महंगे कपड़ों को और भी अधिक चमकदार बना रही थी। विक्रम मल्होत्रा आज बहुत ही प्रभावशाली दिख रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वे किसी को दिखा नहीं रहे थे। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख पियरे डुपोंट अपनी पत्नी के साथ हॉल में दाखिल हुए और उनके चेहरे पर एक कठोर व्यावसायिक भाव था, जो किसी भी छोटी सी गलती को माफ करने के मूड में नहीं थे। यह समझौता वस्त्रा एम्पायर को एक वैश्विक ऊंचाई पर ले जा सकता था या उसे हमेशा के लिए मटियामेट कर सकता था। इसलिए आज रात का हर पल बहुत कीमती था। अनन्या मंच के पीछे अंतिम तैयारियों का जायजा ले रही थी और वह जानती थी
कि आज उसकी कला की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तभी वहां कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं पहुंची, जिन्होंने अनन्या की सादी वेशभूषा को देखकर अपने चेहरे सिकोड़ लिए और आपस में उसका मजाक उड़ाने लगीं कि एक गांव वाली इस बड़े आयोजन को कैसे संभाल सकती है। अनन्या ने उनके कटाक्षों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान केवल उस स्वर्ण मयूरा गाउन पर था जो आज रात की मुख्य कलाकृति होने वाली थी और जिस पर सबकी निगाहें टिकी थीं। उसने महसूस किया कि हॉल के किसी कोने में कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जो सब तबाह कर देगी। माया हालांकि अब कंपनी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसके कुछ वफादार लोग अभी भी अंदर मौजूद थे, जिन्होंने राजवीर सिंघानिया के इशारे पर गाउन को बदलने की योजना को अंतिम रूप दे दिया था। उन्होंने मुख्य प्रदर्शनी कक्ष के सुरक्षा गार्डों को रिश्वत देकर हटा दिया था और बिजली की आपूर्ति में कुछ पल की बाधा पैदा करने की तैयारी कर ली थी। राजवीर चाहता था कि जैसे ही लाइट आए, पूरी दुनिया के सामने वस्त्रा एम्पायर का मुख्य गाउन फटा हुआ और जला हुआ दिखाई दे, जिससे उनकी साख खत्म हो जाए। अनन्या ने देखा कि मुख्य हॉल की लाइटें अचानक 2 सेकंड के लिए झपझपाईं और उसे तुरंत खतरे का आभास हो गया, क्योंकि उसने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे जो सामान्य रूप से फेल नहीं हो सकते थे। वह तुरंत उस गुप्त कमरे की ओर दौड़ी जहां गाउन रखा था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि कांच का बक्सा खुला हुआ था और गाउन गायब था। उसकी जगह वहां एक जला हुआ कपड़ा रखा था जो मूल डिजाइन की एक खराब और अपमानजनक नकल मात्र लग रहा था। उधर हॉल में विक्रम पियरे डुपोंट को मुख्य मंच की ओर ले जा रहे थे, जहां अनावरण समारोह शुरू होने वाला था और मीडिया के सभी कैमरे उस क्षण को कैद करने के लिए तैयार थे। पियरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे भारतीय रेशम और आधुनिक डिजाइन के उस अद्भुत मेल को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विक्रम ने अनन्या को इशारा किया, लेकिन उसे वहां न पाकर उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था। अनन्या ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और उसने अपनी उस गुप्त टीम को सक्रिय कर दिया जो उसने विशेष रूप से ऐसे संकटों के लिए तैयार की थी। उसने पाया कि असली गाउन को एक कचरे वाली गाड़ी में छिपाकर बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके और कंपनी को जलील किया जा सके। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर कमर में बांधा और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया जो होटल के पिछले दरवाजे से निकल रही थी। अंधेरे में उसने देखा कि राजवीर के गुंडे उस गाउन को कैंचियों से काटने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उसे कभी ठीक न किया जा सके, और वे हंस रहे थे कि आज विक्रम का घमंड चूर चूर हो जाएगा। अनन्या ने एक निडर शेरनी की तरह उन पर हमला किया और अपनी सिलाई वाली सुइयों का उपयोग एक हथियार की तरह करते हुए उन्हें बेबस कर दिया और गाउन को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। हालांकि गाउन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बुरी तरह से कट चुका था और उसे बचाना असंभव था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने उस मेहनत से बुने हुए मखमली कपड़े की दुर्दशा देखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि कलाकार कभी मरता नहीं है। उसने फटे हुए गाउन को अपने सीने से लगाया और होटल के अंदर की ओर भागी, जहां समय तेजी से बीत रहा था और विक्रम अब पियरे के सामने अपनी गरिमा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पियरे को अब संदेह होने लगा था और उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए जाने का संकेत दिया। जैसे ही विक्रम ने मंच पर बोलना शुरू किया, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वस्त्रा एम्पायर एक धोखा है और उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सब राजवीर के भाड़े के लोग थे जो माहौल को खराब करने के लिए भेजे गए थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के मन में डर और अविश्वास पैदा किया जा सके। विक्रम ने अनन्या का नाम पुकारा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था और तभी मंच के पीछे से अनन्या का एक धीमा संदेश उनके कान में लगे माइक पर गूंजा। अनन्या ने कहा कि उसे केवल 10 मिनट चाहिए और वह सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन विक्रम को पियरे को तब तक रोके रखना होगा
चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। विक्रम ने अपनी वाक्पटुता का उपयोग करते हुए भारतीय वस्त्रों के इतिहास पर एक लंबा भाषण देना शुरू किया, जो पियरे को थोड़ा दिलचस्प लगा। लेकिन बाकी मेहमानों के बीच कानाफूसी बढ़ने लगी थी। वे सब अनन्या का मजाक उड़ा रहे थे कि वह शायद डर के मारे भाग गई है, क्योंकि गांव की लड़कियां बड़े दबाव नहीं झेल सकती। मंच के पीछे अनन्या ने अपने झोले से वह कीमती सुनहरा धागा निकाला, जिसे उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग बुनकर से विशेष रूप से आशीर्वाद के साथ लिया था। उसने फटे हुए रेशम के रेशों को एक एक करके पहचानना शुरू किया और अपनी उंगलियों में एक ऐसी ऊर्जा भरी जो केवल वर्षों की तपस्या और लगन से ही प्राप्त हो सकती थी। उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी और न ही कोई आधुनिक उपकरण, लेकिन उसके पास वह जुनून था जो पत्थरों में भी जान फूंक सकता था। पियरे डुपोंट अब पूरी तरह से अपना आपा खो चुके थे और उन्होंने कहा कि वे यहां भाषण सुनने नहीं, बल्कि उस व्यापारिक वादे को देखने आए हैं जिसके लिए उन्होंने करोड़ों का निवेश किया है। उन्होंने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हॉल की सारी लाइटें फिर से बंद हो गईं और मंच पर केवल एक सुनहरी रोशनी की किरण दिखाई दी, जो बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक थी। अनन्या मंच पर खड़ी थी और उसके हाथ में वह गाउन था जिसकी सुंदरता पहले से भी कहीं अधिक जादुई लग रही थी। लोगों ने देखा कि अनन्या के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे किसी भी रानी से ज्यादा सुंदर बना दिया था। उसने गाउन को मॉडल के ऊपर इतनी खूबसूरती से सजाया था कि फटे हुए हिस्से अब एक नए और अनोखे डिजाइन की तरह लग रहे थे, जिसे चिरस्थायी सत्य का नाम दिया गया था। वहां मौजूद हर व्यक्ति अब खामोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मृत कला को फिर से जीवित होते देखा था। पियरे डुपोंट मंच के करीब आए और उन्होंने उस गाउन के धागों को अपनी उंगलियों से छूकर देखा, और वे हैरान रह गए क्योंकि सिलाई का कोई भी निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे, क्योंकि उसे उस काली हागा कपड़े में भारत की आत्मा और एक महिला का संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। पियरे ने विक्रम का हाथ थामा और घोषणा की कि वे न केवल इस सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे, बल्कि वस्त्रा को अपना वैश्विक भागीदार बनाएंगे। राजवीर सिंघानिया, जो भीड़ में छिपकर यह सब देख रहा था, गुस्से के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी और अंतिम चाल भी अनन्या की बुद्धिमानी और कौशल के सामने पूरी तरह विफल हो गई थी। उसने महसूस किया कि वह एक साधारण लड़की से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से हार गया है जिसके पास सत्य और नैतिकता का हथियार है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की सुरक्षा टीम ने उसे पहले ही चारों तरफ से घेर लिया था। अनन्या ने पियरे और विक्रम की ओर देखा, और उसकी आंखों में वह शांति थी जो केवल एक विजेता के पास होती है, जिसने अपने अस्तित्व की लड़ाई को ईमानदारी से जीता हो। उसने अपने झोले को फिर से अपने कंधे पर लटकाया और मंच से नीचे उतर गई, क्योंकि उसे शोहरत की कोई भूख नहीं थी, बल्कि उसे अपनी मां के सम्मान की चिंता थी। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उन्हें एक ऐसी नजर से देखा जिसमें भविष्य के नए रास्तों की झलक थी। उस रात जब सभी मेहमान जा चुके थे और वस्त्रा एम्पायर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल चुकी थी, तब विक्रम और अनन्या होटल के गार्डन में अकेले बैठे थे। विक्रम ने अनन्या से पूछा कि उसने उस फटे हुए गाउन को इतनी जल्दी कैसे ठीक किया जिसे दुनिया के बेहतरीन दर्जी भी नहीं छू सकते थे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब दिल में अपनों के प्रति प्रेम और सच्चाई हो तो उंगलियां अपने आप सही रास्ता चुन लेती हैं और चमत्कार होने लगते हैं। उनके बीच का वह क्षण बहुत ही भावुक था, क्योंकि दोनों जानते थे कि उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़े अंधेरे को हराया है और अब एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। विक्रम ने अनन्या के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और स्वीकार किया कि वे आज जो कुछ भी हैं वह केवल उसकी वजह से हैं जिसने उन्हें व्यापार के असली अर्थ सिखाए हैं।
अनन्या ने बस इतना कहा कि कला और व्यापार जब मिलते हैं तो वे मानवता का कल्याण करते हैं, न कि विनाश। अचानक अनन्या को अपने गांव से एक फोन आया कि वहां कुछ संदिग्ध लोग उसकी पुश्तैनी हवेली को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके परिवार के पुराने दस्तावेजों को जलाना चाहते हैं। अनन्या ने महसूस किया कि राजवीर ने अपना आखिरी दांव अब उसके घर पर खेला है और उसे तुरंत वहां जाना होगा ताकि वह अपनी विरासत को बचा सके। विक्रम ने बिना सोचे समझे अनन्या के साथ उसके गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने रात में ही अपनी गाड़ी निकाली और वाराणसी की ओर प्रस्थान किया, जहां अनन्या की यादें और उसके पूर्वजों की आत्माएं बसी हुई थीं और जो अब खतरे में थीं। रास्ता बहुत दुर्गम था और मौसम भी खराब हो रहा था, लेकिन उनके संकल्प के सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि वे सत्य की राह पर थे। अनन्या ने विक्रम को अपने बचपन की कहानियां सुनाई कि कैसे उसकी मां उसे तारों की रोशनी में सिलाई करना सिखाती थी और कैसे वे खुश रहते थे। विक्रम ने अनन्या की बातों को सुनकर महसूस किया कि असली अमीरी महलों में नहीं, बल्कि उन सरल यादों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर शहरी भागदौड़ में पूरी तरह भूल जाते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अनन्या के गांव को एक वैश्विक केंद्र बनाएंगे, जहां हर कलाकार को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कोई भी उन्हें लूट नहीं पाएगा। अनन्या ने विक्रम के इस विचार का स्वागत किया और उसकी आंखों में एक नई आशा की किरण चमकने लगी। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनन्या के घर के सामने आग जल रही थी और कुछ लोग वहां तोड़फोड़ कर रहे थे, जिससे गांव वाले बहुत डरे हुए थे। अनन्या गाड़ी से उतरकर एक योद्धा की तरह आगे बढ़ी और उसने उन उपद्रवियों को ललकारा जिन्होंने उसकी पवित्र भूमि को छूने की हिमाकत की थी। उसकी दहाड़ ने उन गुंडों के मन में डर पैदा कर दिया और वे उसे एक साधारण लड़की समझने की गलती करने लगे थे। यह संघर्ष अब केवल व्यापार का नहीं था, बल्कि यह अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था, जिसमें अनन्या को अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का परिचय देना था। विक्रम ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि अनन्या को कोई आंच न आए और वे दोनों मिलकर उस भीड़ का सामना करने लगे जो लालच और नफरत से भरी थी। गांव वालों ने भी अनन्या की बहादुरी देखकर अपनी लाठियां उठा ली और उसके साथ इस धर्म युद्ध में शामिल हो गए। रात के उस अंधेरे में अनन्या ने वह पराक्रम दिखाया जिसे उस गांव में सदियों तक याद रखा जाएगा और जिसने साबित कर दिया कि एक मजबूत इरादों वाली महिला क्या कर सकती है। उसने उन सभी दस्तावेजों को आग से बचा लिया जिनमें उसकी मां की बेगुनाही और राजवीर के पूर्वजों के पापों का पूरा कच्चा चिट्ठा विस्तार से लिखा हुआ था। अब उसके पास वह अंतिम सबूत था जो राजवीर और उसके पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था और शांति को भंग किया था। अनन्या ने अपनी मां की तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाया और महसूस किया कि आज उसकी यात्रा का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। विक्रम उसके बगल में खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के साथ खड़े हैं जो अपराजेय है। वाराणसी से मुंबई लौटते समय अनन्या और विक्रम के चेहरों पर एक नई चमक थी, क्योंकि उनके पास अब वे पुश्तैनी दस्तावेज थे जो राजवीर के विनाश का कारण बनने वाले थे। सड़क के दोनों ओर हरियाली और तेज हवाएं उनके संकल्प को और भी मजबूत बना रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके साथ न्याय के इस युद्ध में शामिल हो गई हो। विक्रम ने अनन्या का हाथ थाम रखा था और वे जानते थे कि आने वाला कल उनके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई होने वाला है, जिसमें केवल हुनर ही नहीं बल्कि सच्चाई की जीत होगी। मुंबई पहुंचते ही राजवीर सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वस्त्रा एम्पायर को अंतरराष्ट्रीय फैशन काउंसिल से बाहर किया जा सके और उन्हें एक अपराधी ब्रांड घोषित कर दिया जाए। उसने मीडिया को भारी रिश्वत दी थी ताकि अनन्या की छवि को एक धोखेबाज के रूप में पेश किया जाए जिसने अपनी मां की मौत का नाटक किया था।
शहर की हर बड़ी स्क्रीन पर अनन्या के खिलाफ अपमानजनक बातें चल रही थीं, लेकिन वह इन सब से बिल्कुल बेखौफ थी, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा और पवित्र था, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। विक्रम ने अपनी कानूनी टीम को सक्रिय कर दिया था और उन्होंने राजवीर के हर आरोप का जवाब देने के लिए पुख्ता सबूत तैयार कर लिए थे, जो वाराणसी की हवेली से मिले थे। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह सदियों पुरानी उस नफरत का अंत था जिसने कई मासूमों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अनन्या ने विक्रम को समझाया कि उन्हें अब रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाना होगा और राजवीर को उसके अपने ही खेल में पूरी तरह मात देनी होगी, जिससे वह कभी उबर ना सके। विश्व विरासत फैशन शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हो रहा था, जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली निर्णायक मंडल और हजारों अंतर्राष्ट्रीय मेहमान उपस्थित होने वाले थे। यह वही मंच था जहां अनन्या को अपनी उस 1 सेकंड वाली दिव्य कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना था, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। राजवीर ने वहां भी अपना जाल बिछा रखा था और उसने मुख्य मंच की सिलाई मशीनों और बिजली के तारों में एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक चिप लगा दी थी, ताकि अनन्या को चोट पहुंचाई जा सके। अनन्या जब मंच के पीछे तैयार हो रही थी, तो उसने महसूस किया कि वहां का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है और उसने तुरंत अपनी सुरक्षात्मक इंद्रियों को सक्रिय कर दिया। उसने देखा कि जो कपड़े उसे दिए गए थे, उनमें एक ऐसा रसायन छिड़का गया था जो शरीर के संपर्क में आते ही धीरे धीरे जलने लगता था। अनन्या ने उन कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया और उसने अपने गांव से लाए हुए उस सादे लेकिन पवित्र सूती कपड़े को निकाला, जिसे उसकी मां ने अपने हाथों से बड़े प्यार से काता था। राजवीर मंच के सामने अपनी वीआईपी सीट पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि जैसे ही अनन्या मंच पर आएगी और काम शुरू करेगी, वैसे ही आग लग जाएगी और वह पूरी दुनिया के सामने जलकर राख हो जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या ने उसके हर कदम का पूर्वानुमान लगा लिया था और वह अब एक ऐसी चाल चलने वाली थी जो इतिहास बदल देगी। कार्यक्रम के उद्घोषक ने जैसे ही अनन्या का नाम पुकारा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि लोग एक ऐसी लड़की को देखने के लिए उत्सुक थे जिसकी कला की चर्चा पेरिस तक थी। अनन्या एक योद्धा की तरह मंच पर आई और उसके हाथ में केवल एक लंबी चांदी की सुई थी जो चंद्रमा की रोशनी में बिजली की तरह चमक रही थी। उसने किसी मशीन का उपयोग नहीं किया और उसने दर्शकों से कहा कि आज वे एक ऐसी कला देखेंगे जो केवल आत्मा के तार से जुड़ी होती है और सत्य बोलती है। तभी एक मॉडल मंच पर आई जिसने वस्त्रा एम्पायर का मुख्य रेशमी गाउन पहन रखा था, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंची, राजवीर के रिमोट से कपड़े के धागे टूटने लगे। वह कीमती गाउन हजारों दर्शकों के सामने फटने लगा और मॉडल घबराहट के मारे मंच पर ही जम गई, क्योंकि उसकी गरिमा खतरे में थी। राजवीर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़े होकर ताली बजानी शुरू की ताकि लोगों का ध्यान उस विफलता की ओर जाए और वस्त्रा एम्पायर को अपमानित किया जा सके। विक्रम अपनी सीट से उठने ही वाले थे कि अनन्या ने उन्हें इशारे से रुकने को कहा और वह बिजली की गति से मॉडल की ओर दौड़कर पहुंची। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उस वज्र सूत्र तकनीक का आह्वान किया जिसे केवल उसके परिवार के लोग ही जानते थे और जो असंभव को संभव बनाती थी। उसने सुई को हवा में इस तरह घुमाया कि वह एक अदृश्य ऊर्जा के गोले में बदल गई और देखते ही देखते वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मात्र 1 सेकंड के भीतर अनन्या ने उस फटे हुए गाउन के हजारों रेशों को फिर से जोड़ दिया और उसे एक ऐसे रूप में बदल दिया जो पहले से 100 गुना सुंदर था। वह सिलाई इतनी बारीक और मजबूत थी कि आधुनिकतम कैमरों के जूम लेंस भी यह पता नहीं लगा पाए कि कपड़ा कभी फटा भी था या नहीं। पूरे हॉल में एक पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय रुक गया हो और फिर
अचानक तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो समुद्र की लहरों को भी मात दे रही थी। राजवीर का चेहरा अब डर के मारे सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने जो तबाही सोची थी वह अनन्या की सबसे बड़ी वैश्विक जीत में बदल चुकी थी, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके हाथ से वह रिमोट छीन लिया जिससे वह विस्फोट करने वाला था। अनन्या ने मंच से ही राजवीर की ओर इशारा किया और पुलिस को उन सभी डिजिटल सबूतों को दिखाने के लिए कहा जो उसके अपराधों की गवाही दे रहे थे। मंच की बड़ी स्क्रीन पर राजवीर के उन सभी गुप्त संदेशों और रिकॉर्डिंग्स को चलाया गया जिनमें वह वस्त्रा एम्पायर को जलाने और अनन्या को मारने की योजना बना रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस सच्चाई को लाइव कवर किया और देखते ही देखते राजवीर सिंघानिया एक सम्मानित व्यापारी से दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा और अपराधी बन गया। पुलिस ने उसे वहीं मंच के सामने ही हथकड़ी लगा दी और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे, जबकि लोग उस पर थूक रहे थे। अनन्या ने मंच पर खड़े होकर पियरे डुपोंट और अन्य निर्णायकों की ओर देखा, जिन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर उसे सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कलाकार घोषित किया। उसकी आंखों में आज वे आंसू नहीं थे जो कमजोरी के होते हैं, बल्कि वे गौरव के आंसू थे जो एक लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिलने पर आते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी मां की अधूरी कहानी आज पूरी हुई है और वस्त्रा एम्पायर का नाम अब अमर हो चुका है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। विक्रम मंच पर आए और उन्होंने सबके सामने अनन्या का हाथ थाम लिया और घोषणा की कि अनन्या न केवल इस कंपनी की आत्मा है, बल्कि वह उनके जीवन का प्रकाश भी है। उन्होंने बताया कि कैसे अनन्या ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल एक व्यापार को बचाया, बल्कि सैकड़ों गरीब कारीगरों को एक नई पहचान और जीने का हक दिलाया। अनन्या और विक्रम की यह जोड़ी अब दुनिया के लिए प्रेम और विश्वास की एक नई मिसाल बन चुकी थी, जिसे सब सलाम कर रहे थे। उस रात मुंबई की ठंडी हवाओं के बीच गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक जश्न का माहौल था, जहां गरीब बुनकर और बड़े बड़े उद्योगपति एक साथ मिलकर अनन्या की जीत की खुशियां मना रहे थे। अनन्या ने अपनी उस जादुई सुई को अपनी मां की पुरानी तस्वीर के पास रखा और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे वह हुनर सिखाया जिसने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। वह जानती थी कि अब उसके सामने एक नया रास्ता है, जहां उसे और भी कई जिंदगियां संवारनी हैं, और वह इसके लिए तैयार थी। राजवीर सिंघानिया को जेल की कालकोठरी में भेज दिया गया, जहां उसे अब अपनी पूरी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने में बितानी थी और उसका सारा साम्राज्य पूरी तरह से नीलाम हो गया। उसकी गद्दारी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था और समाज ने उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था, जिससे वह अब एक जिंदा लाश की तरह रह गया था। सत्य की इस महान जीत ने यह साबित कर दिया था कि अहंकार और बुराई, चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह सत्य के सामने टिक नहीं सकती। अनन्या ने विक्रम से कहा कि अब वे अपने गांव के उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसी कला अकादमी खोलेंगे जहां हुनर को किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया जाएगा और सम्मान मिलेगा। विक्रम ने उसके इस महान विचार को तुरंत स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस नेक काम के लिए दान करने का संकल्प लिया, जो भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करेगा। उनकी आंखों में अब एक नए भारत का सपना था, जहां हर कलाकार अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करेगा। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या ने वस्त्रा एम्पायर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया और बिचौलियों की उस पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया जो कारीगरों का खून चूस रही थी। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां हर कपड़े के साथ उसे बनाने वाले बुनकर का नाम और उसकी कहानी भी जुड़ी होती थी, ताकि दुनिया उसे जान सके। इस क्रांतिकारी बदलाव ने वैश्विक फैशन जगत में एक नई क्रांति ला दी और वस्त्रा एम्पायर अब दुनिया का सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गया। विक्रम और अनन्या की नजदीकी अब एक गहरे और अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी, जिसे पूरा समाज एक आदर्श प्रेम कहानी के रूप में देख रहा था।
और जो बहुत सुंदर था। वे अक्सर शाम को उसी पुरानी कार्यशाला में जाते थे जहां अनन्या ने पहली बार अपनी कला दिखाई थी, और वे उन यादों को ताजा करते थे जो उनके मिलन का कारण बनी थी। अनन्या को अब अपने गांव की उन गलियों की याद आती थी जहां वह कभी धूल में खेलती थी और सिलाई सीखती थी। कहानी का यह चरमोत्कर्ष एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां न्याय और प्रेम दोनों का पूर्ण मिलन हो रहा था, और जहां बुराई का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका था। अनन्या अब केवल एक गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि वह करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उसने साबित कर दिया था कि अगर आपके पास हुनर और ईमानदारी है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना सकते हैं। अनन्या ने अपनी मां के उस पुराने घर को एक संग्रहालय में बदल दिया, जहां उन सभी दुर्लभ तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता था जो समय के साथ विलुप्त हो रही थीं और जिन्हें बचाना था। उसने वहां की दीवारों पर उन सभी कारीगरों के नाम लिखवाए जिन्होंने इस साम्राज्य को खड़ा करने में अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन जिन्हें कभी श्रेय नहीं मिला था। विक्रम ने इस काम में उसका पूरा साथ दिया, और वे दोनों अब एक नई सामाजिक चेतना के अग्रदूत बन चुके थे। जैसे दिन बीतते गए, वस्त्रा एम्पायर का विस्तार और भी बढ़ता गया, और अब वे पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन की गलियों में भी अपने भारतीय हुनर का डंका बजा रहे थे, जो गर्व की बात थी। अनन्या हर शो की शुरुआत अपनी उसी 1 सेकंड वाली कला के छोटे से प्रदर्शन से करती थी, ताकि लोग जान सके कि असली जादू इंसान की मेहनत में होता है। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया, और वह आज भी वही सरल अनन्या थी जिसने पहली बार मुंबई में कदम रखा था। विक्रम ने एक दिन अनन्या से पूछा कि क्या उसे अब भी वह डर महसूस होता है जो उसे पहली बार इस शहर में आने पर हुआ था, और अनन्या ने मुस्कुराते हुए नहीं कहा। उसने कहा कि जब आप सच के साथ होते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है, और आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे कोई नहीं भेद सकता। उनके जीवन की यह नई पारी अब और भी रोमांचक और खुशियों से भरी होने वाली थी, जिसमें केवल प्रेम का संगीत गूंजने वाला था। चैप्टर के अंत में जब सूरज की पहली किरण वस्त्रा एम्पायर की इमारत पर पड़ी, तो वह सोने की तरह चमक रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी जीत का जश्न मना रहा हो। अनन्या और विक्रम एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य की ओर देख रहे थे, जहां केवल सफलता और न्याय की अनगिनत कहानियां लिखी जानी बाकी थीं, और वे तैयार थे। ये अंत नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी महान गौरवगाथा का आरंभ था जो सदियों तक सुनाई जाएगी। मुंबई के आकाश में उगते सूरज की पहली किरण वस्त्रा एम्पायर की कांच की दीवारों से टकराकर एक दिव्य चमक पैदा कर रही थी। अनन्या अब कंपनी के बोर्ड रूम की मुख्य कुर्सी पर बैठी थी, जहां कभी उसे प्रवेश करने से भी रोका गया था। उसने आज भी वही सादी रेशमी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे का तेज किसी महान साम्राज्य से कम नहीं था। उसके सामने रखे दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर अब केवल व्यापारिक सौदे नहीं, बल्कि हजारों बुनकरों के सुनहरे भविष्य की गारंटी बन चुके थे। विक्रम उसके बगल में बैठे थे, और उनकी आंखों में अनन्या के प्रति सम्मान और अथाह प्रेम साफ झलक रहा था, जिसे अब पूरी दुनिया देख रही थी। जो बोर्ड सदस्य कभी अनन्या की वेशभूषा और पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे, आज वे अपनी नजरें नीचे झुकाए उसकी हर बात का शालीनता से समर्थन कर रहे थे। गौरी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना के कागजात अब पूरी तरह तैयार थे, जो भारत के हर कोने में फैले गरीब बुनकरों को मुफ्त स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले थे। कानूनी विभाग से समाचार आया कि राजवीर सिंघानिया और माया को उनके किए गए अपराधों के लिए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उनकी सारी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, और उसे उन मजदूरों के बीच मुआवजे के तौर पर बांटने का आदेश दिया गया था जिनका उन्होंने शोषण किया था। अनन्या को यह सुनकर कोई व्यक्तिगत खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए एक गहरा संतोष महसूस हुआ। अतीत का वह काला साया
आज उसके कंधों से पूरी तरह से हट चुका था। अनन्या ने तय किया कि वह अपनी नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले एक बार फिर अपने पुराने गांव जाएगी, जहां से उसकी यह कठिन यात्रा शुरू हुई थी। विक्रम ने भी उनके साथ जाने की जिद की, क्योंकि वे उस मिट्टी को नमन करना चाहते थे जिसने अनन्या जैसी बहुमूल्य रत्न को जन्म दिया था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था और अब वहां डर की जगह एक नई उम्मीद और खुशहाली की लहर साफ दिखाई दे रही थी। गांव के बुनकर अब बिचौलियों के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुके थे और वे अपने हुनर का उचित दाम सीधे वस्त्रा एम्पायर से प्राप्त कर रहे थे। गांव की हर गली में चरखे की आवाज एक संगीत की तरह गूंज रही थी और लोग अनन्या का स्वागत अपनी पलकों पर बिठाकर एक देवी की तरह कर रहे थे। अनन्या ने अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले उस पुरानी हवेली की चौखट को चूमा जहां उसने सिलाई की अपनी पहली शिक्षा अपनी प्यारी मां से प्राप्त की थी। उसने गांव की छोटी लड़कियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी उस प्रसिद्ध 1 सेकंड वाली सिलाई तकनीक का प्रदर्शन करके दिखाया, जो अब एक वैश्विक किंवदंती बन चुकी थी। उसने उन्हें समझाया कि यह कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि अपनी कला के प्रति अटूट प्रेम और निरंतर अभ्यास का परिणाम है, जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। उसने वहां एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी, जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक हुनर का एक अनूठा संगम होने वाला था, जो सबको सिखाएगा। विक्रम ने गांव के मंदिर के पास खड़े होकर अनन्या से कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी व्यापारिक सफलताएं देखी हैं, लेकिन ऐसी शांति उन्हें पहले कभी नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति और संपत्ति वह नहीं है जो बैंक खातों में होती है, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। उन्होंने अनन्या के सामने घुटनों पर बैठकर उसे हमेशा के लिए अपना जीवनसाथी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सुनकर पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम के बिना उसका यह सफर अधूरा होता और उन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। उनके विवाह का उत्सव किसी आलीशान होटल में नहीं, बल्कि उसी सादे गांव में मनाया गया जहां हर गरीब और अमीर एक ही मेज पर बैठकर भोजन कर रहे थे। ये विवाह 2 दिलों का ही नहीं, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच के उस फासले को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया और वस्त्रा एम्पायर अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नैतिक फैशन ब्रांड बन गया, जिसकी प्रशंसा पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क के हर बड़े मंच पर होती थी। अनन्या ने कभी भी अपनी सादगी और अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और वह आज भी उसी फुर्ती से सुई चलाती थी जैसे वह अपने गांव की तंग गलियों में चलाया करती थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटी सी शुरुआत भी अगर ईमानदारी से की जाए तो वह बड़े साम्राज्यों को हिलाने की ताकत रखती है। एक शांत शाम को जब अनन्या और विक्रम अपने घर की छत पर बैठे थे, तब अनन्या ने अपनी मां की उस पुरानी पीतल की सुई को हाथ में लिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब सफल हो गई है, क्योंकि उसने न केवल अपना हक पाया, बल्कि हजारों बेजुबान कलाकारों को एक बुलंद और गौरवशाली आवाज प्रदान की थी। विक्रम ने उसे धीरे से अपने गले लगाया और वे दोनों डूबते सूरज की उस सुनहरी रोशनी को देखने लगे, जो एक नए और सुखद युग का संकेत दे रही थी। अनन्या की कहानी अब केवल एक उपन्यास का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती थी। उसने साबित कर दिया था कि हुनर का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता और वह महलों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह तो मेहनत की सुगंध से खिलता है। वस्त्रा एम्पायर अब न्याय, प्रेम और कला का एक ऐसा मंदिर बन चुका था जिसकी नींव अनन्या के संघर्ष और विक्रम के विश्वास पर बहुत मजबूती से टिकी थी। शहर की भीड़भाड़ से दूर अपने निजी पलों में विक्रम अक्सर अनन्या से उसकी उस 1 सेकंड की सिलाई का राज पूछा करते थे और अनन्या बस रहस्यमयी मुस्कान दे देती थी। वह कहती थी कि जब आप अपनी आत्मा को धागे में पिरोते हैं तो समय अपने आप आपके पूरी जाली है,
इसके दौरों को ओसार कर रह गई थी लिए रुक जाता है और तभी असली रचना का जन्म होता है। उनकी ये प्रेम कहानी अब एक ऐसी अमर गाथा बन चुकी थी जिसे लोग युगों युगों तक एक मिसाल के तौर पर याद रखेंगे और सम्मान देंगे। वस्त्रा एम्पायर की हर नई पोशाक अब एक टैग के साथ आती थी जिस पर उसे बनाने वाले बुनकर की तस्वीर और उसके जीवन का छोटा सा संघर्ष अंकित होता था। इस पहल ने ग्राहकों के मन में एक नई संवेदनशीलता पैदा की और लोग अब कपड़ों को केवल वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित कलाकृति के रूप में देखने लगे थे। अनन्या का यह रणनीतिक बदलाव दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगा था, जो बहुत गर्व की बात थी। अंतिम अध्याय में जब हम अनन्या को देखते हैं तो वह एक वैश्विक शांति दूत और कला की संरक्षक के रूप में पूरी दुनिया की यात्रा कर रही थी और प्यार बांट रही थी। उसने कई देशों के शरणार्थी शिविरों में जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें अपनी सिलाई की कला के माध्यम से फिर से सम्मान के साथ जीना सिखाया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो वाराणसी की गलियों में था, बल्कि उसमें एक ऐसी चमक थी जो अंधेरों को मिटाने के लिए काफी थी। विक्रम ने वस्त्रा एम्पायर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अनन्या के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें अब संतुष्टि मिल गई थी। वे दोनों अब एक ऐसी विरासत छोड़ रहे थे जो केवल व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवता के उत्थान और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उनकी इस यात्रा ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की शक्ति देता है। कहानी के इस सुखद मोड़ पर पहुंचते हुए हमें यह एहसास होता है कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची दीवारें क्यों न खड़ी कर ले, सत्य की एक छोटी सी किरण उसे भेदने के लिए पर्याप्त होती है। अनन्या ने अपनी उस छोटी सी सुई से न केवल कपड़े के फटे हुए हिस्सों को जोड़ा था, बल्कि उसने समाज के टूटे हुए विश्वास को भी फिर से जोड़ दिया था। उसकी सादगी ने घमंड को हराया और उसकी कला ने नफरत पर अपनी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। जब हम इस महान गौरव गाथा का समापन करते हैं तो हमें अनन्या और विक्रम एक साथ अपने नए प्रोजेक्ट कलाग्राम के उद्घाटन पर खड़े दिखाई देते हैं, जो बहुत भव्य था। यह ग्राम दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक तीर्थ स्थल होने वाला था, जहां जाति, रंग या देश का कोई बंधन नहीं होने वाला था और सब बराबर थे। अनन्या ने वहां की मुख्य दीवार पर अपनी मां के शब्द लिखवाए थे कि कला ही ईश्वर का सबसे सुंदर और सच्चा रूप है जो हमें जोड़ता है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था और उसकी लालिमा ने पूरी दुनिया को एक जादुई रंग में रंग दिया था, जैसे कोई भव्य चित्रकारी की गई हो। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा और विक्रम ने उसकी आंखों में अपने भविष्य के उस सुंदर संसार को देखा जिसे वे दोनों मिलकर अब और भी सजाने वाले थे। यह केवल एक अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम, न्याय और कला का साम्राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो चुका था।